Hello dear friends, welcome to GSL. This is Gulshan Singh presenting today the Hindu analysis and a grammatical concept in this video. This video is going to be more interesting for you. So use formula triple S. Subscribe, share and support to GSL. Dear friends, don't forget to subscribe to my channel. Let's get started. है फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। अभी फार्मर्स ने बहुत सारे हाईवेज, रेल लाइंस इनको ब्लॉक किया, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो मंडे में यहाँ पे जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इनकी पूरी मांग थी यहाँ पर कि एक तरीके से मंडे में भारत बंद हो, और यहाँ पर इसी चक्कर में जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत सारे हाईवेज को ब्लॉक किया, रेल लाइन्स को ब्लॉक किया, मार्केट्स को शट डाउन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें बहुत सारे राज्यों के अंदर देखने को मिली हैं मंडे में। अब यहाँ पर ये सब क्यों हुआ है, तो आपको इसके पीछे का रीज़न डेफिनेटली मालूम होगा। लगभग आज से 1 साल पहले 3 फार्म लॉज लेकर आए गए थे। उन फार्म लॉज के रिगार्डिंग लगातार जो हमारे फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन फार्म लॉज को हटा दिया जाए, इन फार्म लॉज को वापस से ले लिया जाए, ये फार्म लॉज ना इंप्लीमेंट हो। तो इस चीज़ की यहाँ पर किसान की मांग है, और आप कह सकते हो लगातार इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो मंडे में हमने देखा लगातार जो है ब्लॉकेट देखने को मिल रहा है। जो मंडे में ब्लॉकेट देखा है उसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, अकाली दल, तो इन सब ने सपोर्ट भी किया। साथ ही साथ फार्मर्स ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोली है। इन्होंने बोला 10 महीने से लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यहाँ पर किसी चीज़ ना सुनाई दे रहा है, ना ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला एक स्टेटमेंट कि देखो आप बिल को वापस ले लो और हम लोग घर वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया, बिल वापसी तो घर वापसी करके यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उसी के साथ मंडे में बहुत सारी ट्रेन भी अफेक्टेड रही, ट्रेन को भी ब्लॉक किया गया। और उसके बाद ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो फार्मर्स है वो दिल्ली मेरठ वाला जो एक्सप्रेस वे है गाजीपुर में, और उसको ब्लॉक करे हुए हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिला मंडे में। तो आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेट के बारे में बताया गया। नाउ अब इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको थोड़ा सा फार्म लॉस के बारे में बताने वाला हूँ। ये 3 फार्म लॉस क्या थे एग्जैक्टली, जिसके बाद यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा इन फार्म लॉस के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन फार्म लॉस के नाम पता होना चाहिए, जो कि ये 3 फार्म लॉस लाए गए थे। पहला फार्म लॉ का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो ये 3 बिल्स थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले बिल के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रोज और कॉन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली प्रोज और कॉन्स से ही डिफाइन किया गया है, तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो पहला वाला बिल था ये कहने की फार्मर्स को अगर हम बात करें प्रोज के तौर पे, तो इनको बहुत सारी चॉइसेस दे रहा था, प्लस जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो रही थी, इनको अच्छा प्राइस मिलेगा, ऐसा यहाँ पर इन फार्म लॉस के अंदर बताया गया था। लेकिन यहाँ पर इसका कुछ कॉन्स भी थे, कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेज भी थे। बोला यह गया कि देखो यहाँ पर क्या होगा, स्टेट यानी जो राज्य सरकार है उसका रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि जो एपीएमसी के अंडर में, इस एक्ट के अंदर में जो मंडी है उससे बाहर जाकर यहाँ पे फार्मर्स को जो है अपना प्रोड्यूस को सेल करना था। जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको वो लोग मंडी से बाहर सेल करेंगे, ये बोला गया था। तो मतलब आप कह सकते हो इस बिल के अंदर कहीं ना कहीं मंडी के बारे में चीजें मेंशन्ड नहीं थी क्लियरली, प्लस एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके बारे में भी चीजें मेंशन नहीं थी क्लियरली। तो फार्मर्स को यहाँ पर इस चीज का नुकसान होते हुए नजर आया, और इस चीज के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स यहाँ पर देख रहे हैं कि हो सकता है कि जो एमएसपी है वो सरकार बंद कर दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो बंद कर दे। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मालूम होगा कि एक छोटा सा सपोर्टिव प्राइस यहाँ पर किसान भाइयों को मिल जाता है, और सरकार यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के बाद यहाँ पर सरकार जो फार्मर्स हैं इनसे जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको लेने के बाद यहाँ पर राशन के तौर पे आम जनता तक पहुँचाती है, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक तरीके से प्रॉपरली मांग है कि फार्मर्स की कि हमें लंबे समय तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहना चाहिए। उसके बाद आप कह सकते हो जो ये दूसरा वाला बिल है, इस जो यहाँ पर फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल है, ये इसके अगर हम प्रोज के तौर पे बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फार्मर्स को राइट दे रखा था कि ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो एग्री बिजनेस फर्म्स हो गई, बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इस बिल के अंदर बताया गया। लेकिन इसके फिर कुछ नुकसान भी थे। नुकसान ये थे कि कहीं ना कहीं इससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो यहाँ पर इंडियन फूड को डोमिनेट करेंगे, और एक तरीके से एग्रीकल्चर बिजनेस के ऊपर वो बड़ी बड़ी कंपनीज हावी हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया।
उसके बाद जो तीसरा बिल था वो था एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। इसके अंदर क्या बोला गया, देखो बहुत सारी जो कमोडिटीज़ हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियन, पोटैटोज, तो इन सबको यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी बिल से निकाला गया, इनको रिमूव करने की यहाँ पे मांग करी गई थी। और देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोला गया कि भरपूर मात्रा में स्टॉक करके रख सकते हो, मतलब इनकी जो लिमिट है, स्टॉकिंग लिमिट, वो यहाँ पर नहीं बताई गई। तो अब यहाँ पर इससे नुकसान क्या आएगा, नुकसान ये आएगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पर फ्रीड हो गई, बिल्कुल उनको फ्रीडम मिल चुका है कि वो जो कमोडिटीज़ हैं, ये वाली जो कमोडिटीज़ है, चाहे वो ऑयल सीड्स हो, सीरियल्स हो, पल्सेस हो, उन सबको भरपूर मात्रा में स्टोर करके रख सकती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक दिक्कत देखने को मिली कि यहाँ पर भरपूर मात्रा में स्टॉक करके रखा जा सकता है इन सारी कमोडिटीज़ को बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। यहाँ पर हमने मतलब एक छोटा सा हाईलाइट्स ही लिए हैं, हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए हाईलाइट्स लिए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको और भी बहुत सारी पिक्चर शेयर कर दी हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो। बाय द वे यहाँ पर ये एग्जैक्ट एक तरीके से 3 फार्म बिल्स है जिनके रिगार्डिंग लगातार प्रोटेस्ट जारी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे की रिपोर्ट रिलीज हुई मंडे में, और वो रिपोर्ट है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। अब इसने अपनी रिपोर्ट में रिलीज किया है कि जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है वो लगातार थोड़ा सा ऊपर हुआ है, मतलब कि जॉब्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिली है सिंस 2013। 2013-14 को बेस ईयर लिया गया, 2013-14 से लगातार कंपैरिजन किया गया है और बोला गया कि देखो साल 2021 यानी जो चल रहा है साल, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर हुआ है। अब आप कह सकते हो जो जॉब्स वगैरह है वो बढ़ी हैं, रोजगार मिला है लोगों को, ऐसा आप कह सकते हो। लगभग 10,593 मतलब कि 10,593 फर्म्स हैं, इनकी जो 27% फर्म्स हैं उन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो जो इतनी फर्म्स हैं उनको कहीं ना कहीं पेंडेमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि लगातार अगर हम लोग कंपेयर करें साल 2013 से, तो जो जॉब है उसके अंदर 29% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 29% से जो जॉब है वो अप हुई है, ऐसा यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर रिपोर्ट ने रिलीज़ किया है कि जैसे कि IT सेक्टर हो गए, BPO सेक्टर हो गए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पर देखने को मिले, इनकी एक इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। 152% से BPO सेक्टर्स की ग्रोथ हुई है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया एम्प्लॉयमेंट के बाद जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हुई है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सभी ग्रो हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया अगर हम बात करें व्यापार वगैरह की या फिर रेस्टोरेंट वगैरह, तो ये काफ़ी हद तक डाउन हुए हैं थोड़े से। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मेंशन करा है इनके डाउन होने का पीछे का रीज़न है पैंडेमिक का सेकंड वेव, और सेकंड वेव की वजह से ये कुछ चीज़ें ज़्यादा डाउन हुई है। लेकिन प्लस अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो की, तो कहीं ना कहीं 2013 से इसको कंपेयर किया गया है, जॉब्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, रोजगार जनरेट हुआ है, ये यहाँ पर ये सर्वे बताता है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दी है हेल्थ ID हर एक सिटीजन के लिए। तो मंडे में ये काम किया गया और आप कह सकते हो अब यहाँ पर इंडिया के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इंडिया के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इस मिशन के अंदर जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उन सबको एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी और उनका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड होगा वो सब डिजिटली प्रोटेक्ट होगा, उस ID के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक काम किया गया है हमारी भारत सरकार के द्वारा। छोटा सा स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसके अंदर है ना ही इसके अंदर है, बस यहाँ पर इसको आप एज एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट ये है, राइट टू गवर्नमेंट एड नॉट फंडामेंटल राइट। आप मतलब सेंटेंस पढ़ के ही समझ गए होंगे। देखो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को क्या होता है, सरकार एड प्रोवाइड करवाती है, सरकार यहाँ पर कुछ कंपनसेशन आप कह सकते हो एड तरीके से कुछ यहाँ पे अमाउंट वगैरह प्रोवाइड करवा देती है, सरकार यहाँ पर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाती है इन इंस्टीट्यूशंस को। नाउ अब यहाँ पर बोला क्या गया कि देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, चाहे वो मेजोरिटी के थ्रू रन कर रहा हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थ्रू रन किया जा रहा हो, ठीक है, अगर यहाँ पर आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट एड वगैरह दे रही है, मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट का एड रिसीव कर रही है, राइट टू गवर्नमेंट एड यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इनको एड प्रोवाइड ही करवाए, तो यहाँ पर टू रिसीव गवर्नमेंट एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज मत पालना, मुझे लगता है कि आप कन्फ्यूज हो ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को सरकार बहुत सारा एड देती है, लेकिन अब बोला यहाँ पर अगर मान लो इंस्टीट्यूशंस कोई कहते हैं कि हमें यहाँ पर एड चाहिए सरकार का, सरकार से हम लोगों को कुछ यहाँ पर रिलीफ चाहिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो राइट टू एड है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो छोटा सा स्टेटमेंट है, इससे क्या होगा, इससे मतलब सरकार मान लो कभी अपनी कोई पॉलिसी उसको विड्रॉ करिए कि हम लोग आपको कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन को, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो ये मांग नहीं कर सकता, वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि हाँ हमें एड चाहिए या फिर ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अगर चाहे तो ये एड दे सकती है इंस्टीट्यूशन को, ना चाहे तो नहीं दे सकती। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखने को मिला। बाय द वे यहाँ पर फंडामेंटल राइट एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने ही होते हैं हमेशा। यहाँ पर पॉलिटिकल जो फंडामेंटल राइट्स है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता ही है। तो एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट्स क्या है, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पार्ट 3 संविधान के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ पर ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये मैंने जानबूझ के इसी वजह से लगा रखा है। इस 23 से लेकर 24 तक बात की जाती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 से 31 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 32 से 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ पर इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक आर्टिकल के अंदर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर मतलब कुछ गलती है, कुछ एरर है, वो आपको सही कर राइट्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप उस एरर को अच्छे से हटा पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आर्टिकल में बात हो रही है साइक्लोन गुलाब के बारे में। आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज में ये साइक्लोन हिट हुआ है और संडे इवनिंग तक अगर हम बात करें तो इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया है। जो आंध्र प्रदेश का नॉर्थर्न कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उसको बुरी तरह से हिट किया है। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर डैमेज देखने को मिला, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। एक वेमेन की जान गई है क्योंकि एक दीवार गिर चुकी थी। कहाँ पर? विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ही बहुत सारा जो एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा था वो सब एक तरीके से डूब चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस साइक्लोन गुलाब की वजह से। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। बाय द वे यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा जिसके बारे में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। ये जो साइक्लोन गुलाब है ये कौन सी कंट्री के द्वारा नाम दिया गया है? ठीक है, यानी ये जो गुलाब नाम है ये कौन सी कंट्री ने दिया? ऑब्वियस सी बात आपको मालूम होगा, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। जो साइक्लोन्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है, इनका नेमिंग अलग तरीके से होता है। बहुत सारी कंट्रीज होती हैं आपस में मिलकर इनको नेमिंग देती हैं। जो भी साइक्लोन आता है मैंने आपको कल ही बताया है। तो यहाँ पर जो गुलाब है कौन सी कंट्री के द्वारा नाम दिया गया है, अगर नहीं पता है तो इसको बार सर्च कर लेना, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर आके टाइप करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इसने आकाश प्राइम मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। मंडे में यहाँ पर ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे GS पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आकाश सिस्टम है हमारी, देखो एक आकाश मिसाइल है, उसी का एक वर्जन आपको ये आकाश प्राइम देखने को मिलेगा। हालांकि कंपेयर करोगे तो काफ़ी डिफरेंस है। जो ऑब्वियस बात है, आकाश प्राइम मिसाइल है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो आकाश मिसाइल है ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल है, ज़मीन से आसमान में छोड़ने वाली मिसाइल आपको ये देखने को मिलेगी। इसका सक्सेसफुली टेस्ट कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के अंदर टेस्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये पिक्चर, कुछ जो इमेजेस हैं इनको रिलीज़ किया गया। ठीक है, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक मॉडिफाइड ग्राउंड सिस्टम है और यहाँ पे आकाश सिस्टम का एक मॉडिफाइड ग्राउंड सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड आपको देखने को मिलेंगे। नाउ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आकाश मिसाइल, ठीक है, आकाश मिसाइल का यहाँ पर एक प्राइम वर्जन है, ये आकाश प्राइम मिसाइल। तो आकाश मिसाइल एग्जैक्टली क्या है? आर्टिकल GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, उनसे आप लोगों को यहाँ पर रिलेट इसको कर सकते हो। आकाश मिसाइल देखो इंडिया का पहला इंडिजीनियस प्रोड्यूस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इंडिजीनियस मतलब भारत के द्वारा खुद यहाँ पर बनाया गया ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि ज़मीन से, सतह से यहाँ पर हवा में छोड़ने वाला ये मिसाइल है। ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। इस मिसाइल के अंदर एक यूनिक सिस्टम देखने को मिलेगा, वो ये है, ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म मतलब, मोबाइल मतलब क्या होता है? मोबाइल को आप इधर से उधर ले जा सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बैटल टैंक होते हैं, टैंक होते हैं, टैंकर को आप इधर से उधर ले जा सकते हो। तो टैंकर पे से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। या फिर कोई ट्रक हो गया, ट्रक को भी आप इधर से उधर लेकर जा सकते हो। ट्रक पे से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने वाला मिसाइल है। साथ ही साथ बोला है कि इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो 90% का है। मतलब कि 90% तक इसकी एक तरीके से एक्यूरेसी रेट आपको देखने को मिल पाएगा। उसके बाद जो ये मिसाइल है इसको एक तरीके से सपोर्ट मिला है इंडिजिनियसली डेवलप्ड रडार से, यानी कि हमारे द्वारा खुद का द्वारा बनाया गया एक रडार है जिसको नाम दिया गया राजेंद्र। इस रडार से यहाँ पर इस मिसाइल को पूरा सपोर्ट मिलता है और फिर इस रडार का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली टारगेट पर इस मिसाइल को हिट किया जा सकता है। इस वजह से बोला गया ये जो मिसाइल है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर
आकाश मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक सस्ती है यूएस की पैट्रियट मिसाइल से, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया। उसके बाद आकाश मिसाइल की खास बात एक ये भी है, ये लगभग इसका जो टारगेट है, यहाँ पे जो स्पीड है इसकी लगभग साउंड की स्पीड से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, 2.5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड्स की स्पीड से यहाँ पर ये चलता है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो जो अपना टारगेट वगैरह है एग्जैक्टली यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये बताया गया। प्लस उसके बाद जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जो आकाश मिसाइल सिस्टम है इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ इंडिया 30-ईयर ओल्ड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का 30 साल पुराना एक प्रोग्राम है IGMDP, इसी के अंडर में यहाँ पर इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। नाउ क्वेश्चन यह है ये IGMDP प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। तो आर्टिकल अगेन जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। IGMDP के बारे में बात करें तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका नाम याद रखना है। इस प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो इसको अप्रूव किया गया हमारी भारत सरकार के द्वारा 1983 में, और इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया मार्च 2012 के अंदर। ये कहीं ना कहीं मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर काम करता है। आप कह सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया था। आप बहुत आराम से याद रख सकते हो इस IGMDP के प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया, और उस 5 मिसाइल का नाम आप याद रख सकते हो पटना से, PATNA, ठीक है। इन मिसाइल्स को यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर बनाया गया। P से पृथ्वी, पृथ्वी मतलब ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह पर आप यहाँ पर इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक होती है अग्नि, अग्नि भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी अलग अलग रेंज होती है, अग्नि 2, 3, 4, ठीक है 5, ये आपको अग्नि अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आकाश प्राइम आपको देखने को मिला है, उसी प्रकार से यहाँ पे अग्नि भी मिसाइल है हमारे पास। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब यहाँ पर ये सरफेस टू सरफेस है, इस प्रकार से आप छोड़ोगे तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसका पाथ होता है, ये ऐसे जाती है और ऐसे जाकर यहाँ पर ग्राउंड पर हिट करती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रोग्राम के अंदर त्रिशूल मिसाइल को ही बना रखा है। त्रिशूल मिसाइल को डेवलप किया है और ये एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसी के बाद यहाँ पर नाग मिसाइल है। नाग मिसाइल भी एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। हाल ही में एक नाग मिसाइल का भी टेस्ट हुआ था, कौन सा मिसाइल था नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने डिस्कस भी किया डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे भी जो बात हो रही है उसकी बात हो रही है आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल भी एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी यहाँ पर इसी प्रोग्राम के अंदर बनाया गया है, और यहाँ पर आकाश का ही एक आकाश प्राइम मिसाइल है, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा हो रही है, जो आर्मी है वो लगातार ट्राई कर रही है कि बहुत सारे जो इश्यूज देखने को मिलते हैं उनको हम अपने खुद की बनाई गई गन्स के थ्रू रिजॉल्व कर सकें। मतलब ऐसे इशू बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू साथ हम लोगों के इशू देखने को मिलते हैं। जो भी छोटे मोटे इशूज़ हैं उनको आज के टाइम पर जो हमारी आर्मी है वो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री के द्वारा बनाई गई गन्स हैं उनसे यहाँ पर लड़ रही है, उनसे यहाँ पर इन इशूज़ को रिजॉल्व कर रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है वो गन्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर 2 गन्स का नाम लिया गया है। एक एडवांस टॉड आर्टिलरी गन आपको देखने को मिलेगा, ATAGS बोला गया है। दूसरी धनुष आर्टिलरी गन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो एडवांस वाली गन है इसको यहाँ पर बनाया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और DRDO ने पार्टनरशिप करा था भारत फोर्स से, टाटा ग्रुप से। उसके बाद यहाँ पर इन गन्स को बनाया गया। उसके बाद जो ये धनुष आर्टिलरी गन है इसको बनाया गया है OFB के द्वारा, ठीक है। OFB क्या है, यह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसके द्वारा बनाया गया। तो आप लोग यहाँ पर एक आइडिया रख सकते हो। तो इन दोनों गन्स का आज के टाइम पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये स्टेटमेंट दिया गया हमारे लेफ्टिनेंट जनरल TK चावला जी के द्वारा कि यहाँ पर आज के टाइम पर जो आर्मी है वो इन्हीं दोनों गन्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है। और ये जो कहीं ना कहीं गन्स है ये एक तरीके से रिलायबल गन्स है, हमारी कंट्री के द्वारा खुद के द्वारा बनाई गई है, और इस पर आप लोग आराम से रिलाई कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है इंपॉर्टेंट हमारे पास, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स से भरे हुए बहुत सारे आर्टिकल हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला आर्टिकल है, इसको हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ ID को लॉन्च कर दिया, सभी सिटीजन्स के पास ये हेल्थ ID होगी। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडिया आज के टाइम पर बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया। फिर उसके बाद कोविन पोर्टल आया, जहाँ पर वैक्सीन को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया ने वर्क किया है। नाउ अब यहाँ पर हेल्थ ID को लॉन्च किया जा रहा है, हर एक सिटीजन के पास हेल्थ ID होगी, वहाँ पर जितना भी हेल्थ डेटा होगा वो इस ID के अंदर प्रोटेक्टेड होगा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, ये मैक्सिको के अंदर है। मैक्सिको के अंदर क्यों है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, ये इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कौन सी कंट्री का मनाया जा रहा है, इंडिया का या फिर मैक्सिको का? तो ये मैक्सिको का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन
इनॉग्रेशन है, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये मैक्सिकन काउंटर पार्ट के साथ आपको देखने को मिलेंगे, मार्सेलो एब्राड। उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, तो मंडे में यहाँ पर इनके साथ मिले, प्लस यहाँ पर 3 दिन के विजिट पर हैं। और यहाँ पर क्यों है विजिट पर, क्योंकि मैक्सिको आज के टाइम पर अपना 200वां मतलब 200th यहाँ पर एनिवर्सरी मना रहा है अपनी इंडिपेंडेंस की। तो मैक्सिकन इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिला था मतलब आज से 200 साल पहले, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये लोग अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के चक्कर में यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट और देखने को मिलेगा। इंडिया और मैक्सिको की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों के रिलेशंस अच्छे भी देखने को मिलेंगे, प्लस आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 टोटल मेंबर्स हैं, 5 तो यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर इंडिया भी है। इंडिया के साथ मैक्सिको को भी यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर है। तो आपको ध्यान रखना है सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और मैक्सिको दोनों ही नॉन परमानेंट मेंबर हैं। बाय द वे यहाँ पे अब यूएनएससी की बात हुई है तो एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, वो यहाँ पर यह है कि परमानेंट मेंबर्स के अंदर कौन कौन से मेंबर्स है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अंदर। प्लस यहाँ पर इनके पास एक वीटो पावर कहलाती है, वीटो पावर है। वो वीटो पावर क्या होती है एग्जैक्टली नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाँ, इसके बराबर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मैं आपसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर हमें पता भी होने चाहिए, जनरल से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करा करो कि हाँ ज्यादा से ज्यादा चीजें मालूम हो, नहीं मालूम है तो सर्च कर लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली कुछ सीखने को ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। 1 सेकंड नहीं लगता है वीडियो लाइक करने में, वीडियो लाइक करने से सपोर्ट भी बहुत मिलता है, प्लस वीडियो और भी बहुत सारे लोगों तक रीच भी होता है। तो आप इतना काम मिलकर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है वो बात करता है कि सरकार ने अभी नोटिफाई किया कोविड कंपनसेशन को लेकर। देखो कोविड-19 की वजह से अभी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो उनको यहाँ पर कंपनसेशन देने की बात करी गई, और जो ये कंपनसेशन है अभी यहाँ पर दिया जा रहेगा। लगभग यहाँ पे बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला लगभग 50,000 का एक्स-ग्रेशिया मतलब क्या होता है, एक्स-ग्रेशिया मतलब ये होता है, देखो सरकार कंपनसेशन देने के लिए कोई लीगली बाउंड नहीं है, मतलब सरकार यहाँ पर कंपनसेशन देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पर सरकार एक्स-ग्रेशिया दे रहा है। लगभग 50,000 रुपये का यहाँ पर एक्स-ग्रेशिया दिया जाएगा, और यहाँ पे बोला गया ये दिया जाएगा SDRF से, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से यहाँ पर यह अमाउंट दिया जाएगा उन फैमिलीज को जहाँ पर आप कह सकते हो कि जिनकी भी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ये अमाउंट दिया जा रहा है। प्लस यहाँ पर बोला गया एक डेटा हमारे पास है जिसमें बताया ये जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से लगभग 4.4 लाख पर्सन्स की डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है इसके थ्रू यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, प्लस सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ऐसा नहीं है स्टेट ही यहाँ पर इन सब चीज़ों को देगा, यूनियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर यह बताया गया। नाउ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में 1-2 चीजें हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपका डिजास्टर से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जिसको आप लोग यहाँ पर टैकल कर सकते हो। नाउ ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है इसको किसके थ्रू बनाया गया था ये आपको याद रखना चाहिए। ये बनाया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका मेन काम है फंड्स को अवेलेबल करवाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राज्य सरकार के साथ, और यहाँ पर जो भी डिजास्टर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर इन फंड का इस्तेमाल करना। और जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूट करती है, 75% कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसका भी यहाँ पर इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया 90% तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हमारे जो केंद्र सरकार है उसका स्पेशल कैटेगरी के अंदर। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर भी हमारी केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया। बाय द वे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है, प्लस यहाँ पर क्या रोल है इसका वो भी आप लोग को मालूम चल ही गया है। आगे बढ़ेंगे और अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, यहाँ पे पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे एक आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है जो ICRA है। बेसिकली ICRA एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखने को मिलेगा, ये रेटिंग देते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला
जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी फिजिकल ईयर 2022 के अंदर यहाँ पर जो ये ग्रोथ होने वाली है वो लगभग 9% का एस्टिमेशन दिया गया। 9% से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये एक एस्टिमेशन है। और आपको मालूम होगा यही वो एजेंसी है जिसने अभी हाल ही में जो ये भारत की ग्रोथ है इसको कम कर दिया था, इसको 8.5% बोला था। क्यों? क्योंकि इंडिया काफ़ी सारी दिक्कतों से जूझ रहा था, चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक का सेकंड वेव हो, प्लस वैक्सीनेशन शॉर्टेज हो या ऐसी दिक्कतें हो। नाउ अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने वापस से इस ग्रोथ को बढ़ा दिया है। अब बोला है कि देखो यहाँ पर साल 2022 की जो ग्रोथ होने वाली है वो 9% के आसपास होगी। हो सकता है आने वाले टाइम पर ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर देखो एक्सपर्ट ये किया जा रहा है, जो सरकार है हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पर खर्च करने वाली है ताकि जो हमारी ग्रोथ है उसको बूस्ट किया जा सके। ठीक है, आर्टिकल में कुछ ऐसा खास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन होती है और प्रेडिक्शन के बेसिस पर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप बस एक आइडिया ले सकते हो, आइडिया के साथ देखो इस टाइप के आर्टिकल जो है रेटिंग एजेंसीज इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत सारे पब्लिश करती रहती है, हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें रेटिंग एजेंसी, एक तो ICRA है, इसके बाद बहुत सारी चर्चा में रहती है, एक आती है क्रिसिल। ठीक है, आपको याद होगा काफ़ी बार हमने डिस्कस किया। एक रेटिंग एजेंसी है केयर, एक रेटिंग एजेंसी है SMERA, उसके बाद फिच इंडिया, उसके बाद ब्रिकवर्क रेटिंग्स। तो यहाँ पर ये सारी रेटिंग एजेंसी सिर्फ रेट देती हैं, रेट करती हैं कि हाँ कैसी ग्रोथ होने वाली है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर, तो एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको बढ़ा रही है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बढ़ा दिया जाएगा मार्च 2022 तक। अब मार्च 2022 के बाद ही इस पॉलिसी को रिन्यू किया जाएगा, नई पॉलिसी लाई जाएगी। यहाँ पर ये जो पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 के अंदर लाई गई थी, 2015 से 2020 तक यहाँ पे चलाई गई। बोला ये गया था साल 2020 के अंदर जो 30 सितंबर है, मतलब जो सितंबर आने वाली है 30 तारीख, यहाँ पर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी खत्म हो जाएगी, फिर नई पॉलिसी लेकर आई जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर आप कह सकते हो कि इसको 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। 2022 के बाद ही यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे पास एक नई पॉलिसी आएगी, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, देखो इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद होता है जो इंडिया है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाना, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, जॉब्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना। अब आप कहोगे ये पॉलिसी कैसे क्रिएट करें, क्योंकि ये गाइडलाइंस जारी करते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस देते हैं। अगर इस गाइडलाइंस पर चीज़ें चलती हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ पर इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मानना है। नाउ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपको मैं बहुत और भी चीज़ें बता देता हूँ जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से आप कह सकते हो रिलेट कर सकते हो। नाउ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, EXIM। ओके, नाउ यहाँ पे बात करते हैं जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया के अंदर वो रेगुलेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन काम यही है कि कुछ गाइडलाइंस है इसमें और वो उन गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाना, उन इंस्ट्रक्शंस को देना। और आपको ध्यान रखना है ये जो गाइडलाइंस और जो इंस्ट्रक्शंस है किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। तो एक तरीके से यहाँ पर ये बहुत सारी बॉडीज आपस में मिलकर काम कर रही है ताकि क्या कर सकें, भारत के अंदर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में जो मैटर्स देखने को मिलते हैं इनको रिजॉल्व किया जा सके, भारत के अंदर से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामलों को यहाँ पर ये एक तरीके से देखता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक आइडिया रख सकते हो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 में लाई गई, 2020 तक का टारगेट था लेकिन अभी इसको इंक्रीज कर दिया गया है। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था जब इसको लाया गया कि लगभग 2019-20 तक जो भारत है वो अपना एक्सपोर्ट को एक तरीके से $900 बिलियन के आसपास लेकर चला जाएगा, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। ये एक यहाँ पर एक तरीके से एस्टिमेशन, एक तरीके से एम रखा गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी बॉडी के अंदर एक आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो DGFT है ये क्या करता है, DGFT यहाँ पर इन गाइडलाइंस को सेट करता है। तो यहाँ पर ये DGFT क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक अटैच ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है ना। यहाँ पर इसको हेड करने के लिए आप कह सकते हो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है जो कि यहाँ पर इसको एक तरीके से हेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको मालूम होगा स्टार्टिंग में लगभग 1991 के आसपास लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया ताकि जो हमारे भारत का एक्सपोर्ट है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो उन्हीं चीज़ों के दौरान जो ये DGFT एक काम करता है इन गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाना ताकि जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैटर्स हैं उनको और अच्छी तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, आई होप आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज के वर्ल्ड सेक्शन पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
नवाज के 4 से 5 एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला एडिटोरियल बात करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो डिबेट दी है, उसी डिबेट के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर जो स्पीच दी है, उसी स्पीच के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स निकाले गए, वो क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। प्लस अगेन यहाँ पे वही आर्टिकल जो कि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन भी पूछा था, बिल्कुल सेम टॉपिक यहाँ पर आज भी यहाँ पर ऑथर ने कवर किया है। वो ये है ऑकस और वर्सेस क्वाड। ऑकस जो नया ग्रुप है और क्वाड जो एक तरीके से पुराना ग्रुप है, दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लस ऑकस, आज के टाइम पर ऑकस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है एज कंपेयर टू द क्वाड। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करे हैं उसको देख लेंगे, बाकी हम लोग यहाँ पर आर्टिकल को हटाएंगे। Dear friends, don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching and support. Bye bye. Hello dear friends.